क्या भाई, आज क्या हुआ है? पानी खाओगे क्या? अरे क्या बोलूं यार, बहुत दुखी हूँ, कुछ करने को जी ही नहीं कर रहा। क्या बात हो गई है जिसके लिए तू इतना परेशान है? मेरी बेटी किसी दूसरी जात वाले लड़के से शादी करना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। शादी करती तो पूरे समाज में इज्जत चली जाएगी मेरी, और ना करी तो मेरी बेटी जीने नहीं देगी। मुझे पूरा दिन एक ही बात बोलती रहती है, मैं जी नहीं सकती उस लड़के के बिना। अरे मुंह लटका रहता है उसका। चल अब एक पान खा चूना लगा के। मेरे पान में ऐसा नशा है कि तू सारे दुख भूल जाएगा। अरे नहीं नहीं, आज नहीं। अरे ले तो सही, एक पान ले ले चूना लगा के। राजू जर्दा डालकर एक पान बनाकर आदमी को देते हुए कहता है, ले इसे खा और अब तू सब भूल जाएगा। आदमी पान खाता है और उसे नशा चढ़ जाता है। चल अब 100 रुपए दे दे पान के। अरे दे रहा हूं ना भाई। आदमी 100 की जगह 500 का नोट निकालकर राजू के हाथ में रख देता है। चलो एक ही बार में मोटी कमाई हो गई। ए भाई चलो अब अपने घर के लिए निकलो। हाँ, आदमी नशे में धीरे धीरे अपने घर जाने लगता है। आज नहीं, राजू का ये रोज का काम है। वो रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाता। देर रात को वो दुकान बंद करता है। बहुत रात कर देते हो आप आने में, आपके कारण मुझे जगे रहना पड़ता है। अब क्या कर सकता है, कमाई तो इसी से आती है ना। दिन भर तो बस ऐसे ही थोड़े बहुत पान लगाता हूँ। मेन कमाई तो रात में ही होती है, जब किसी को पान खिलाता हूँ चूना लगाकर। सबको चूना ही लगाते रहोगे? अपने बेटे बेटी की शादी नहीं करनी क्या? क्यों नहीं करनी है? तुम बिना बात को कहां से कहां ले जाती हो। राजू खा पीकर सो जाता है। अगले दिन जब वो दुकान खोलता है, पूरा 1 घंटा हो जाता है पर एक भी ग्राहक नहीं आता। क्या हुआ, अभी तक एक भी आदमी नहीं आया? कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई है? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच लेता हूँ। राजू फिर से आवाज देना शुरू करता है, पान खा लो पान, बनारस का प्रसिद्ध पान चूना लगा के पान खा लो पान। राजू की आवाज से अखिलेश वहां आकर अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है, क्या गजब दिमाग है भाई तुम्हारा। ऊपर घर नीचे पान की दुकान। हाँ जी बिल्कुल, नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान। गाना सुनकर अखिलेश का बेटा विकास गाड़ी का शीशा नीचे करके कहता है, जब वो चौबारे से देखे, जब वो चौबारे से देखे मेरा दिल है बेईमान। आ रे। चूना लगा के गजब गाते हो बेटा। गाता और खाता दोनों गजब हूं मैं। 2 पान लगाना, कत्थे की खुशबू दूर तक आ रही है। ऊपर छज्जे पर स्नेहा खड़ी गाना सुनकर मुस्कुराने लगती है। विकास की नजर स्नेहा पर टिक जाती है और वो उसे घूरता हुआ पान लेकर वहां से चला जाता है। विकास को स्नेहा पान की तरह ही पसंद आ जाती है। अखिलेश गाड़ी में विकास से कहता है, उसके पान तो बड़े लजीज लगे, इसकी दुकान का नाम याद रखना। दुकान तो मैं याद रखूंगा ही, पान के साथ साथ पान वाली की बेटी भी आई रे। बहुत सुंदर है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज राजू की दुकान पर रात को कुछ लोगों का झुंड आता है। क्या बात है, आप लोग बहुत दिनों के बाद आए। मैं रोज याद करता रहता था आप लोगों को चूना लगाकर। अरे भाई वक्त नहीं मिल रहा था, अब बच्चों की शादी करनी है तो कभी कहीं जाना पड़ता है लड़का देखना। तुम अपने लड़के की शादी कब करोगे भैया? अब बस करूंगा, कोई अच्छा लड़का मिले तो चूना लगाकर। मिलता है ऐसे कोई नहीं है, खोजना पड़ता है। अभी से खोजना शुरू करो वरना बहुत मुश्किल आ सकती है भाई। आप लोग ही कोई लड़का हो तो बताइए ना, आपकी नजर में अगर कोई हो तो। हाँ है ना नजर में, मेरा भतीजा विकास। चलेगा तो बोलो। चूना लगा के आपका भतीजा है तो मना करने का सवाल ही नहीं है। कल ही आप लोग सब पधारिए ना घर। ठीक है तब। देखा भाई, यही रिश्ता लगवा दिया है तो आज पान मुफ्त में खिलाना होगा। अरे बाप रे, धंधे में दोस्ती नहीं जी। पान खाइए चूना लगाकर, अब इसमें कमाई ही कितनी है। शादी में आपको खिलाएंगे ना जितना खाना होगा पान चूना लगाकर। गजब। राजू सबको पान खिलाता है और सबके पान खाने के बाद उनसे अच्छी खासी पैसे भी ठग लेता है। सब वापस चले जाते हैं। आज तो अच्छी खासी कमाई हुई है चूना लगाकर, ऊपर से बेटी का रिश्ता भी तय हो गया। अगले दिन राजू के घर पर कुशल, अखिलेश और विकास को लेकर आता है। चूना लगाकर आप लोग हैं? मैं तो इनको जानता हूँ कुशल जी। हाँ, मुझे तो आपका पान पसंद है, चूना लगाकर अब भी हमारे घर आ जाइए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कल ही मैं और स्नेहा की माँ आपके घर आएंगे। अब हमें चूना मत लगाना राजू जी। क्या भी
स्नेहा चाय लेकर आती है। विकास उसे देखता रह जाता है। पिंकी सबको नाश्ता देती है और कहती है, भाई साहब, हमारी स्नेहा बहुत सीधी है। मैं चाहती हूँ कि वो एक बार विकास जी से मिल भी ले। हाँ जी, क्यों नहीं भाभी जी। विकास, स्नेहा को कहीं ले जाओ गाड़ी से। विकास स्नेहा को अपने साथ घुमाने ले जाता है और स्नेहा से मीठी मीठी बातें करने लगता है। मैंने तो आपको पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। शादी करूंगा तो आपसे ही, वरना किसी से नहीं, ऐसा सोच लिया था मैंने। आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानते तो मैं आपको भगा कर ले जाता। अरे, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसे क्या, सही तो बात कर रहा हूं मैं। वैसे आपको मैं कैसा लगा? मुझे भी आप पसंद है। स्नेहा और विकास एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अगले दिन पिंकी और राजू विकास के घर उसकी प्रॉपर्टी देखने जाते हैं। ये सब हमारा है, स्नेहा राज करेगी। एक छोटी सी पान की दुकान से इतने बड़े प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी। ठीक से पता लगवा लीजिए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हर काम के लिए काम वाली है। भाई, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, आप लोग बस शादी की तारीख निकलवाइए। अखिलेश शादी की तारीख निकलवाता है। इधर राजू फिर भी लड़के के बारे में पता लगवाने में लगा रहता है। एक रोज रात को विकास राजू की दुकान पर आता है, मुंह में पान और नशे में धुत। ससुर जी, एक जर्दे वाला पान लगाना। पान का मुझे बहुत शौक है। एक दिन में 50 पान खाता हूँ। सब जगह से पान खाकर आया हूँ, लेकिन वो स्वाद नहीं जो यहाँ के पान में। जरा खिलाना तो। बेटा जी, मैं सबको चूना लगाता हूँ और तुम लोग मुझे चूना लगा रहे हो। राजू पान बनाता है और विकास को पान खिलाकर लूट लेता है। विकास अपने घर जाता है। आज तक अपना बनाया हुआ पान मैंने कभी नहीं खाया, तो ऐसे पान खाने वाले के हाथ में अपनी बेटी दूंगा क्या? अगले दिन राजू अखिलेश के घर जाता है और रिश्ता तोड़ते हुए कहता है, मैं अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का देख लूंगा, ये रिश्ता मैं तोड़ता हूँ। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? पंडित जी ने तो डेट तक निकाल दिया। तुम्हारा बेटा जो भर भर के पान खाता है, उसे मैं अपनी लड़की दूंगा। मुझे चूना लगाने चले थे? मैं सबको चूना लगाता हूँ, आए बड़े मुझे चूना लगाने वाले। राजू उठकर वापस जाने लगता है। तभी अखिलेश कहता है, क्या भाई, बहुत अकड़ रहे हो? खुद तो पान बेचते हो, देख लेना वापस तुम्हें इसी दरवाजे पर आना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जो हमने लड़की को अंगूठी दी थी वो हमें वापस करो। कौन सी अंगूठी? शर्म करो, हमारे घर आकर इतना जो ठूसा उसका क्या? उसमें पैसे नहीं लगते? मेरी दुकान एक दिन बंद रही, सोचना भी मत कि वो तुम्हें वापस दूंगा मैं। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने। तुम्हारी लड़की की शादी मैं होने नहीं दूंगा। चूना लगाने का शौक है ना तुम्हें? अब देखो। अरे चल बे, चल चल। राजू और अखिलेश में बुलाबुली हो जाती है। फिर राजू रिश्ता तोड़कर अपनी दुकान चला जाता है। स्नेहा की शादी मैं ऐसे घर में करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। विकास से भी पैसे वाला लड़का ढूंढूंगा अपनी लड़की के लिए। तभी दुकान में एक आदमी आता है। भाई एक पान लगाना। हाँ जी, अभी लगाता हूँ चूना लगा के। राजू पान बनाता है और सोचता है, इससे शादी की बात करूं क्या? इसका बेटा है और ये पैसे वाला भी है। क्या हुआ, चूना लगा के थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। हाँ जी, चला रहा हूँ। वैसे एक बात कहूं? हाँ बोलो। कोई अच्छा लड़का नजर में होगा तो बोलना जरा, लड़की की शादी करनी है। लेकिन तुम्हारी लड़की का रिश्ता तो हो गया था। अरे उस लड़की में बहुत कमियां थी, जो मुझे बाद में पता चली तो मैंने उसको मना कर दिया। ठीक है, होगा तो बताऊंगा। आदमी मन ही मन सोचता है, इसके घर में कौन ही भला रिश्ता करेगा? ये तो लोगों को लूटने में लगा रहता है। पता चला शादी के बाद लड़के के घर को बेटी लूट कर चली गई। आपके भी तो बेटे हैं, उनकी शादी तो करेंगे ही ना आप भी। करूंगा, लेकिन अभी नहीं। चलो जल्दी से पान बनाओ। आदमी पान लेकर वहां से झट से निकल जाता है। मेरे बेटों पर इसकी नजर खराब है। ना बाबा ना, इसके यहाँ मैं कभी पान खाने भी नहीं जाऊंगा। अब चूना मुझे ही लगाने में लगा है, ये लगता है। राजू बहुत लोगों को स्नेहा के लिए लड़के देखने को कहता है, लेकिन सब उसे हरी झंडी दिखा देते हैं। एक रोज राजू पिंकी से कहता है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, एक भी रिश्ता हाथ नहीं आ रहा है अपनी स्नेहा के लिए। कहा मैंने उस अखिलेश को दावा किया था कि उससे अच्छे घर में अपनी स्नेहा की शादी करके दिखाऊंगा। जी ऐसा मन छोटा मत करो। आप अब तक किसी के घर गए कहाँ हो स्नेहा का रिश्ता लेकर? अपनी बच्ची की तस्वीर देखकर कोई भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगा। अरे ऐसे कैसे किसी के भी घर चला जाऊं? दुकान में बहुत लोगों को रिश्ता देखने को कहा है चूना लगाकर,
लेकिन सबने मना कर दिया। आप किसी अगुवे से बात क्यों नहीं करते? वही कोई अच्छा रिश्ता बताएगा। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। कल मैं सबसे पहले उसी के घर जाऊंगा। राजू अगले दिन अगुवे के घर जाता है और कहता है, चूना लगा के मैं तो थक गया भाई, लड़का देख देख कर। तुम ना अब स्नेहा के लिए लड़का देखो, और वो भी अच्छा पैसे वाला। हाँ जी, बिटिया तो बहुत सुंदर है जी, उसकी तस्वीर दे दो, एक से एक रिश्ता मिल जाएगा। तुमसे यही उम्मीद है चूना लगा के। भाई रिश्ता करवाने का मैं 10,000 लूंगा, ये जान लो कि ये नहीं कि तुम मुझे ही चूना लगा दो। अरे तुम रिश्ता तो करवाओ, तुम्हारा मुंह भर दूंगा बस। अगवा लड़की देखने लगता है। अगवा एक पैसे वाले आदमी के घर जाता है। भैया आपके बेटे के लिए एक अच्छी सुंदर लड़की का रिश्ता लाया हूँ, जरा देखूं फोटो। अगवा स्नेहा की फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही आदमी कहता है, लड़की सच में सुंदर है, इसके पिता से मेरी बात करवा दो। हाँ जी अभी करवाता हूँ। अगवा राजू को फोन करता है। भाई बात करो लड़के वाले से। हाँ जी, कैसी लगी मेरी लड़की? लड़की तो पसंद है मुझे, आपने अपना परिचय नहीं दिया। मेरी पान की दुकान है चूना लगा के, नीचे दुकान ऊपर मकान। क्या? आदमी फोन कट करके अगवे को देता है। अरे भाई ऐसे ऐसे आदमी के घर का रिश्ता मत लेकर आओ, ये चूना लगाकर पान नहीं बनाता, सब लोगों को चूना लगाता है। कौन इसके घर में रिश्ता करेगा? हाँ, अरे पर लड़की बहुत सुंदर है। सुंदरता का क्या लगाए क्या, वो भी अपने बाप की तरह होगी चूना लगाने वाली। अरे पर एक बार देख तो लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, जाओ यहाँ से। अगवा वहां से उठकर चला जाता है। फिर किसी दूसरे के घर में जाता है और स्नेहा की तस्वीर दिखाकर कहता है, भाई जी ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी, आपके बेटे के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, लड़के के घर वालों का परिचय दो। वो राजू पान की दुकान है ना, उसी की लड़की है। वो चूना लगाने वाला ना बाबा ना, मैं किसी कीमत पर उसके घर में रिश्ता नहीं करूंगा। अरे लेकिन क्यों, एक बार देखिए तो। तुम यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ, और ऐसा रिश्ता मेरे घर दोबारा मत लेकर आना, समझे? अगवा वहां से चला जाता है। सोचा था इसका रिश्ता करवाकर अच्छी कमाई करूंगा, लेकिन इसका रिश्ता तो हो ही नहीं रहा। राजू का नाम कितना खराब है बाजार में। चलो 1-2 जगह और ट्राई कर लेता हूँ। अगवा 1-2 घर और जाता है, लेकिन कहीं भी उसकी दाल नहीं गलती और वो आखिर में थक कर राजू की दुकान पर जाकर कहता है, अरे भाई तुम्हारे घर में कोई रिश्ता ही नहीं करना चाहता, हर कोई तुम्हें चूना लगाने के नाम से जानते हैं, और इस कारण तुम्हारी लड़की का रिश्ता होना मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। अब एक पान खिलाओ, सुबह से तुम्हारे लिए इतनी जगह गया हूं कि पूछो मत, तुम्हारा नाम लेने के कारण किसी से मुझे चाय नाश्ता भी नहीं मिलता। अरे खिलाता हूँ ना पान चूना लगा के, देखो तुम रिश्ता करवा सकते हो, मैं जानता हूँ तुम्हें। ना भाई ना, मुझे माफ करो, तुम मुझे ये सब कहकर चढ़ा रहे हो, मैं जानता हूँ। अगवा पान खाकर वहां से चला जाता है। अब कैसे होगी स्नेहा की शादी, मैं खुद ही 1-2 जगह जाता हूँ। राजू परेशान होकर पिंकी से कहता है, अपनी स्नेहा को कोई लड़का तो पसंद नहीं? पूछो ना उससे, आजकल तो सब लव मैरिज कर ही रहे हैं। आपने स्नेहा को कहीं आने जाने ही कितना दिया जो वो किसी से प्रेम करती, और अब बोल रहे कि प्रेम विवाह कर लो। उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, मैं जानती हूँ। आप उसके लिए एक लड़का नहीं ढूंढ सकते? अरे भाई तुम तो राशन पानी लेकर चढ़ गई हो, कल जाता हूँ ना मैं खुद। राजू पूरी तरह चिंता में पड़ जाता है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। अगले दिन सुबह वो पहले अपने एक दोस्त के घर स्नेहा का रिश्ता लेकर जाता है। अरे तुम्हें याद है ना, जब स्नेहा छोटी थी तब तुमने कहा था कि भाई मेरे लड़के से उसकी शादी करवानी होगी। तो मैं उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ चूना लगा के। मुझे याद है, और मुझे वो भी याद है जो तुमने कहा था कि अपनी बेटी मैं तुम जैसे के घर में नहीं दूंगा, किसी करोड़पति के घर जाएगी मेरी स्नेहा। तो वही तुम किसी करोड़पति के घर ही रिश्ता करो। नमस्कार। राजू का काम यहाँ भी नहीं बनता। फिर वो 2-3 जगह इसी तरह जाता है और वहां भी उसे यही सब झेलना पड़ता है, उसकी बड़ी बोली के कारण। आखिर में वो घर आता है और पिंकी से कहता है, पिंकी अब मुझसे नहीं होगा, कोई भी आदमी अपने घर में रिश्ता करने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मेरे बचपन के दोस्त भी। उनकी गलती नहीं है, आपने भी उन्हें अपने घमंड में बहुत कुछ कहा है। ऊपर से जो आप दिन भर चूना लगा के बोलते रहते हो, तो कोई क्या ही सोचेगा। विकास का रिश्ता भी तोड़वा दिया अपनी अकड़ के कारण। पान ही तो खाता है लड़का, पान बेचना सही है लेकिन खाना गलत। शादी के बाद अपनी स्नेहा उससे पान छुड़वा देती। मैं कल ही अखिलेश जी से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उसके घर में रिश्ता नहीं करना है। आप तो छोड़ दीजिए ये सब, आपके हिसाब से रहेंगे तो हो गया। पिंकी अगले दिन अखिलेश को फोन करके कहती है,
भाई साहब, मैं विकास और स्नेहा के रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे तो ये रिश्ता शुरू से पसंद था, लेकिन आपके पति को ही दिक्कत थी। ठीक है, तो हम सगाई कर लेते हैं। ठीक है, कर लीजिए। आप हमें सगाई की तारीख बता दीजिएगा ताकि हम भी तैयारी कर सके। पिंकी सगाई की सारी तैयारी कर लेती है और सगाई की तारीख निकलवा कर लड़के वालों को बता देती है। विकास नेहा को फोन करके कहता है, देखो, मैंने कहा था ना तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। हाँ, मैं तो आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप पान खाना छोड़ दो ना। अरे तुम कहो तो दुनिया छोड़ दूं, ये तो बस पान है जान। और विकास सच में पान खाना छोड़ देता है। सगाई वाले दिन विकास को देखकर राजू देखते रह जाता है। स्नेहा और विकास की सगाई हो जाती है। क्या हुआ राजू जी, चूना लगा के आपकी लड़की हमारे घर ही आ रही है? बड़ा बोल कर गए थे आप। राजू को बहुत खराब लगता है। उसी वक्त विकास राजू की साइड लेते हुए कहता है, पापा, ससुर जी ने तो मना ही किया था। मैं ही उनके घर रिश्ता लेकर गया था दोबारा, तब जाकर उन्होंने हाँ कहा है। अरे राजू जी, बात खत्म हुई, अब हम समझी है। एक दूसरे की टांग खींचने की जगह एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, है ना? राजू और अखिलेश एक दूसरे के गले लगते हैं और राजू कहता है, चलो पान खाते हैं चूना लगाकर। मैंने पान खाना छोड़ दिया है, आप लोग जाओ। वाह क्या बात है, आज से मैं भी पान नहीं खाऊंगा चूना लगाकर। दिन बीतने लगते हैं और आखिरकार स्नेहा और विकास की शादी हो जाती है और राजू की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है। बड़ी बहू, आज तो इतवार है, क्या बनाएगी खाने में? सुबह शाम खाना खाना खाना। अरे माँ जी, खाने के अलावा कभी कुछ और भी पूछ लिया कीजिए। रविवार है तो इसका क्या मतलब है? पेट तो वही है ना। रविवार का मतलब स्पेशल ही बनेगा, ये कौन सी किताब में लिखा है? मुझे सब पता है, एक नंबर की काम चोर हो तुम दोनों की दोनों। कहीं कुछ बनाकर खिलाना ना पड़ जाए इसलिए पहले ही हाथ भर की जुबान चला देती हो कि पूछने वाला का अपने आप मूड खराब हो जाए और वो गुस्से में आकर तुमसे खाना बनाने को कहे ही ना। देखिए माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और सीधी सी बात तो ये है ना कि घर में खाना बनाने के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि रविवार के दिन हम पूरा दिन सिर्फ रसोई में खड़े होकर खाना ही बनाते रहे? ऐसा कौन सा व्यंजन बनाकर खिलाते हो तुम दोनों जिसके लिए तुम्हें पूरा दिन रसोई में खड़ा होना पड़े? अगर अभी मैंने गिनवा दिया ना तुम्हारे बनाए खाने का नाम तो तुम खुद ही शर्मसार होकर भाग जाओगी यहाँ से। हफ्ते में 4 दिन तो तुम सिर्फ वो पानी वाली दाल बनाती हो। नाश्ते के नाम पर रोज हमारे घर दलिया बनता है और डिनर में घिया तोरी। तो आप क्या चाहती है माँ जी? रोज शाही पनीर बनेगा घर में? अरे आम लोगों के घर में ऐसा ही खाना बनता है। आप लोगों को तो ऐसा लगता है घर में बहुएं नहीं आई, हलवाई आ गए, जिससे आप रोज 5 तरह का पकवान बनवाएंगे और शाही लोगों की तरह आराम से बैठकर खाएंगे। जो रसोई में बनाता है ना, उससे पता होता है कि खाना कैसे बनता है। ये डायलॉग बाजी ना बहू तो किसी और के सामने जाकर करना। तुम दुनिया की पहली बहू नहीं हो, हम भी इस घर में बहू बनकर ही आए थे और 30 साल इस रसोई को चलाया है मैंने। मजाल है जो कभी भी ऐसा बेमेल और बेस्वाद खाना बनाया हो। अरे बहू वही होती है जो सबकी पसंद का ख्याल रखे। माँ जी, आपका हमारे ज़माने वाला प्रवचन सुन सुनकर पक गए हम लोग। अरे आप भी तो सोचिए ना कि अभी आपका ज़माना नहीं रहा। अपनी ज़िंदगी सिर्फ रसोई में खाना बना बना कर राख नहीं कर सकते हम। हमने औरत बनकर दुनिया में जन्म लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बस सारा जीवन चूल्हा चौका करते रहे। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, चूल्हा चौका करने के लिए नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चूल्हा चौका तो बेकार का काम है। तुम्हारे पास तो और भी बहुत से ज़रूरी काम होते हैं, जैसे मोबाइल चलाना, गाने लगाकर मटक मटक के रील बनाना। उनके बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। क्या सही कहा ना? अरे मम्मी, रहने दो ना, आप भी किसके साथ बहस कर रही हो? हमारे घर में ना ऊपर वाले का वरदान है कि यहाँ पर कभी भी किसी को ढंग का खाना खाने को मिल ही नहीं सकता। भाई, हमने तो अपने हालातों से समझौता कर लिया है। उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमारे घर में कभी कुछ ढंग का खाने को मिलेगा। कितना मन था आज मेरा छोले भटूरे खाने का, लेकिन सोचना ही बेकार है। अरे सोचना बेकार क्यों है? अभी कान उमटकर बनवाती हूँ इनसे छोले भटूरे। पता नहीं आखिरी बार कब ढंग का खाना बना था इस घर में। छोटी बहू, छोले भिगोले, शाम को छोले भटूरे बनेंगे। क्यों माँ जी? जब भी कुछ स्पेशल बनाना होता है तो आपको मैं ही क्यों नज़र आती हूँ? कभी बड़ी भाभी से भी कुछ स्पेशल बनवा कर देखिए। मैं छोटी हूँ तो क्या सबका जोर मेरे ऊपर ही चलता है? बोल तो ऐसे रही है जैसे तू बहुत कुछ बनाकर खिलाती है सबको। पिछले 1 सप्ताह से रोज सिर्फ दाल चावल बना रही है तू। माँ जी ने तुझे कहा है, इसका मतलब तू ही बनाएगी।
बस माँ, तुमने घर में महासंग्राम शुरू करवा दिया। अब दोपहर तक ये दोनों इसी बात पर बहस करेंगी और होना वही है। अंत में ऐसे छोले भटूरे बनकर आएंगे ना कि उसे देखकर आदमी आत्महत्या कर ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। कभी कभी तो मन करता है कि ऐसे कलेश मचवा कर खाना बनवाने से तो अच्छा है इंसान बाहर जाकर ढाबे में खरीद कर खा ले। कम से कम सुकून से 2 रोटी तो खाने को मिलेगी। मनु रहने दो, नहीं खाना मुझे कोई छोले भटूरे। तुम अपना वही दाल चावल बना लो। तुमसे इससे ज़्यादा उम्मीद करना ही बेकार है। ठीक कह रहे हो आप। मेरा भी ना सोच सोच के दिमाग खराब हो गया था। कौन घंटों तक किचन में खड़े होकर छोले भटूरे बनाएगा। आप ही हो एक इस घर में जो मुझे समझते हो। रहने दो भैया, अब मुझे समझ में आ गया है कि ये दोनों भाभी ऐसी क्यों हैं। आप ही दोनों ने इतना सर चढ़ाया है कि आज हमारे घर की ऐसी हालत हो गई है। ले देकर किसी तरह भाभी कुछ ढंग का खाना बनाने के लिए तैयार हुई थी और उसमें भी आपने जाकर बीच में टांग मार दी। आप ही खा लो ये दाल चावल, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे बुलाने के लिए मत आना। देख रही हो माँ, ये किस तरह से बात करके गई हमसे। अरे बड़े भाइयों से बात करने का ये कौन सा तरीका होता है। खबरदार, जो आज के बाद तूने इस तरह से हमसे बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल मत, सबसे छोटी है तू घर में। अरे चुप करो तुम सबके सब। ज़रा सी बात पर पूरे घर में कलेश मचा कर रख दिया है। ऐसा है बहू, भर गया मेरा भी पेट। मेरे लिए भी खाना आज मत ही बनाना, मैं अभी अपने कमरे में जा रही हूँ। खाना बनने से पहले ही पूरे परिवार में क्लेश मच गया था, जिसके कारण सभी का मन खराब हो गया था और इसीलिए बारी बारी से सभी लोग गुस्से में अपने अपने कमरे में पैर पटकते हुए निकल जाते हैं। अगले दिन, कला, अरे कितनी बार से आवाज़ लगा रही हूँ, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्या तुम लोगों को? क्या हुआ माँ जी? आपकी आवाज़ लगते ही तो आ गई ना। मैं गुस्से में क्यों दिखाई दे रही है? अरे गुस्सा नहीं हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ और अब शाम तक लौटूंगी। लेकिन माँ जी, अभी तो खाना भी नहीं बना। खाना खाकर तो जाएंगी ना आप? ऐसे ही भूखे पेट चली जाएंगी क्या? अरे तू रख ले अपना खाना अपने पास। खाना खाना ऐसा कर रही है जैसे पता नहीं 56 भोग बनाए होंगे तूने मेरे लिए। नहीं खाना मुझे कोई खाना वाना। सास प्रीतो गुस्से में घर से बाहर निकल गई। भाभी क्या बात है? माँ जी इतना गुस्से में क्यों नज़र आ रही थी? कुछ बात हुई है क्या? अरे बात क्या होगी, माँ जी की तो आदत ही है, जब भी बात करती हैं ऐसी बात करती हैं जैसे लठ मार रही हो। पता नहीं हमने उनका ऐसा क्या बिगाड़ रखा है जो सीधे मुंह बात तक करना ज़रूरी नहीं समझते। अरे माँ जी के बारे में क्या बात करें, यहाँ तो ऐसा लगता है घर में हर कोई बात बात पर सर फोड़ने को तैयार रहता है। आपने देखा नहीं सुबह के समय ये दोनों भाई भी कैसे बात बात पर लड़ने को आते हैं। भाभी ऐसा लगता है हमारे घर का ना माहौल ही ख़राब हो गया है। कोई किसी के साथ सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी की काली नज़र लगी है हमारे घर पर। वरना ऐसी भी क्या बात है कि परिवार में कोई भी किसी के साथ सही से बात ना करे। बात तो तेरी एकदम सही है। कहीं सच में हमारे परिवार को किसी की काली नज़र तो नहीं लग गई? तू कहे तो कोई उपाय वगैरह करवाया जाए। भाभी अपने घर की भलाई के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, हम भी कोशिश करके देख लेते हैं। दोनों बहू मिलकर मंदिर में बैठने वाले पंडित जी के पास जाती हैं और उन्हें अपनी पूरी समस्या बताती हैं। अब लोगों की कुंडली देखकर मुझे इतना समझ में आ गया कि आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। आप लोगों को महा उपाय करना होगा, तभी आपके घर से राहु की महादशा खत्म हो जाएगी। उसी के कारण परिवार में सबके संबंधों में कटुता आ गई है। संबंध तभी मधुर होंगे जब आप राहु को प्रसन्न कर लेंगे। भाभी पंडित जी तो मुझे बड़े पहुंचे हुए लग रहे हैं, इनसे कहकर शांति का उपाय करवा लेते हैं। दोनों बहू पंडित जी को 5,000 रुपये देकर ग्रह शांति का उपाय करने के लिए कहती हैं। लेकिन 5,000 खर्च करने के बाद भी घर में किसी के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। देख रही हो भाभी, पंडित जी की ग्रह शांति का तो हमारे घर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लग रहा है कोई बहुत बड़ी बला है हमारे घर के ऊपर, जिससे निपटना पंडित जी के बस का ना है। क्या कहती हो, किसी तांत्रिक से संपर्क किया जाए? देख छोटी, पंडित ना सही तांत्रिक ही सही, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तू देख, कोई हमारी समस्या का हाल बताने वाला मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है। अपने परिवार में हो रहे इन रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों, मनमुटाव और क्लेश से बचने के लिए दोनों बहुएं कई पंडित, बाबा और ओझाओं के चक्कर लगाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का सही हल नहीं बता पाता। हर बार उन्हें हज़ारों का चूना लग जाता और रिजल्ट वही, ढाक के 3 पात ही रहते। एक दिन, नमस्ते आंटी जी, आज मेरे बिट्टू का जन्मदिन है। आज रात को आप सबको मेरे घर पर डिनर के लिए आना है। ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया, लेकिन आप तो पड़ोसी हो ना। पड़ोसियों के साथ तो मिलजुल कर सेलिब्रेट करने से हर दिन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। क्यों आंटी जी?
बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। ठीक है, हम लोग शाम को डिनर पर ज़रूर आएंगे, जब तू इतने प्यार से बुलाने जो आई है। हाँ? शाम के समय सभी लोग तैयार होकर पड़ोसन के यहाँ डिनर पर पहुंच जाते हैं। पड़ोसन के घर पहुंचने के बाद उसके घर की चमक दमक और रौनक देखकर सभी की आंखें खुली रह गई। देख रही हो भाभी आप, पूरा घर कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस मंजरी ने। महंगी महंगी शो पीस, एंटीक चीजें, सब देखते ही बन रहा है इसका घर तो। अरे तो बस घर देख रही है, मंजरी को भी तो देख। उसकी साड़ी देखी, कम से कम 10,000 की साड़ी पहन रखी है इसने, और गहनों से लदी पड़ी है। इतनी ज्वेलरी पहन रखी है जैसे भाई साहब ने किसी ज्वेलर की दुकान में डाका मार लिया हो। कुछ देर में मंजरी सभी को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और खाना सर्व करने लगती है। तभी ननद आरती कहती है, वाह मंजरी भाभी, आपने तो बड़ी टेस्टी टेस्टी डिशेस बना रखी है। एक दिन में इतने सारे डिशेस हमारे घर तो भाई कभी नहीं बनती, आज तो मज़ा ही आ गया। बिल्कुल ठीक कह रही है आरती, बड़ा स्वाद है तेरे हाथ में तो बेटा। मैं तो जब से तेरे हाथ का खाना खा रही हूँ ना, उंगली चाट रही हूँ। तेरे हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। कला और मनु ने देखा कि परिवार में हर कोई उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहा है। बात सिर्फ स्वादिष्ट खाने की नहीं थी, खाना खाते हुए सभी के चेहरे बहुत खिले हुए नजर आ रहे थे। उस शाम मंजरी के घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहा। सभी ने हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया। फिर चुटकुले और ठहाकों का दौर चला, जो एक बार शुरू हुआ तो घंटों तक चलता रहा। घर पहुंचकर छोटी, तूने एक चीज़ नोटिस करी? मंजरी के घर जाकर हमारे फैमिली मेंबर्स कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं थे। ये लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे आज तक इन लोगों ने खाना ही ना खाया हो। खाना वाना तो ठीक है भाभी, लेकिन आपने मूड नोटिस नहीं किया? वहाँ जाकर सबका मूड कितना अच्छा था। घर में तो हर कोई एक दूसरे से लड़ने को ही आता रहता है, और वहाँ देखो कैसे सब एक दूसरे के साथ हंस के मुस्कुरा के बातें कर रहे थे। चक्कर क्या है? और एक चीज़ नोटिस किया आपने? उस मंजरी ने भी कमाल ही कर दिया। अरे भाई, वो अकेली खाना बनाने वाली है, इतनी सारी डिशेस आखिर बनाई कैसे होगी उसने? मुझे तो इतना सारा खाना एक दिन में बनाना पड़े तो मैं तो पागल ही हो जाऊं। अरे तू वो क्या पागल हो जाएगी? मुझे इतना खाना एक दिन में बनाना पड़े तो मैं तो घर छोड़कर ही भाग जाऊं। ना बाबा ना, मुझसे इतना काम नहीं हो सकता, मैं तो थकान से ही मर जाऊंगी। लेकिन भाभी, उस मंजरी के चेहरे पर तो थकान का नामो निशान नहीं था। वो तो बड़ा ग्लो कर रही थी। आखिर सीक्रेट क्या है? लगता है हमें मंजरी से ही पूछना पड़ेगा। अगले दिन दोनों बहुएं मंजरी के पास जाती हैं। मंजरी, एक बात बताओ, कल डिनर के लिए वो सारी डिशेस तुमने घर पर बनाई थी? हाँ भाई बिल्कुल, खुद अपने हाथों से बनाई। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? अरे नहीं, बहुत अच्छी थी। बात यह है कि हम थोड़े हैरान हैं कि तुमने अकेले इतना सारा खाना बनाया कैसे? थकी नहीं तुम? अरे भाई, अपनों के लिए कुछ करने में थकान थोड़ी ना होती है। उल्टा मुझे तो बहुत खुशी हुई सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर। मैं तो अक्सर ही ये सब बनाती रहती हूँ। और तुम्हारे फेस पर इतना काम करने के बाद भी जो ग्लो है, और इतनी सारी ज्वेलरी है, क्या राज है भाई? आज मैं तुम दोनों को साफ साफ समझाती हूँ। देखो कला, हर रसोई कुछ ना कुछ कहती है, बस तुम्हें समझने की ज़रूरत है। मेरी रसोई कह रही है कि वो खुश है तो मेरा पूरा परिवार खुशहाल है, और तुम्हारी रसोई कह रही है कि तुमने उसे उदास कर रखा है। देखो, घर में रहने वालों के दिल का रास्ता ना रसोई से होकर ही गुजरता है। रसोई को बस खाना बनाने की जगह मत समझो, बल्कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब घर में सबको अच्छा, स्वादिष्ट और मनपसंद खाना खाने को मिलता है तो घर में आपसी रिश्ते खुद ब खुद सुधरने लगते हैं। घर में प्यार होगा तो आधी समस्या तो खुद ही खत्म हो जाती है। अब बंदा पूरा दिन घर से बाहर काम करता है, जब वो घर में आए तो उसे पसंद का खाना भी खाने को ना मिले तो मन कैसे अच्छा रहेगा, बताओ तो। मंजरी की बात सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती समझ में आ गई थी। ठीक है तो बोल कर गई ना मंजरी, हमने खाना बनाने को हमेशा फालतू और बोझ समझा, कभी प्रेम से किसी के लिए कुछ बनाया ही नहीं। जब बेस्वाद खाना खाएंगे तो मन कैसे अच्छा होगा? इसीलिए हमारे घर में हर समय सब उखड़े उखड़े रहते हैं। गलती समझ में आने के बाद दोनों बहू उसे सुधारने के लिए कसम खा लेती है और अगले ही दिन से रसोई के कामों में मन लगाने लगती है और खुशी खुशी मुस्कुराते हुए सबके लिए सबकी पसंद का खाना बनाना शुरू कर देती हैं। आरती, देख तो आज लंच में क्या बना है। छोले भटूरे? अरे भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया। माँ जी, आपका भी कोफ्ते खाने का मन था ना?
मैंने कोफ्ते ही बनाए हैं, खाइए तो। इतना स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाना खाकर सबके चेहरे संतुष्ट नजर आ रहे थे। अगली बार कब ऐसी पार्टी मिलने वाली है ये भी बता दो हमें। वैसे आज कुछ खास दिन है क्या? कल सुबह ही आप कहते थे ना आपके ऑफिस में आपकी बेस्वाद खाने का सब मजाक बनाते हैं। अब देखना आपको कैसे ज़ीरो से हीरो बनाती हूँ मैं मानती हूँ कि मैं बेमन से खाना बनाती थी, इसलिए मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता था खाना कैसा बना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और अब से हर रोज़ पार्टी होगी। अच्छा खाना खाने के लिए अब आप सबको पार्टी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन बाद। कल मैंने तुम्हें बताया था ना मेरा बॉस एक नंबर का फूडी है। बस 3 दिन पहले तुम्हारे हाथ की बिरयानी खिला दी मैंने। वो इतना इम्प्रेस हो गया कि मेरा नाम प्रमोशन के लिए सजेस्ट कर दिया। तुम्हारे हाथ के खाने ने तो जादू कर दिया। ये लो तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी। बहू, बरसों से मेरी सहेलियां पीछे पड़ी थी कि मैं उन्हें अपने घर खाने पर बुलाऊं, लेकिन तुम दोनों की हरकतें देखकर मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई कि अपने किसी जानने वाले को घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दूं। लेकिन अब जब तुम दोनों इतना बढ़िया खाना बनाने लगी हो ना, तो मैंने भी अपनी सारी सहेलियों को कल खाने पर बुला लिया है। संभाल लेना बेटा, मेरी इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत करिए माँ जी, हम दोनों आपको निराश नहीं करेंगे। आपकी सहेलियों की ऐसी खातिरदारी करेंगे ना कि वो भी याद रखेंगी। बहुओं की पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए सास प्रीतों के दिल में धक धक हो रही थी, लेकिन दोनों बहुओं ने अपना किया वादा निभाया और प्रीतों की सहेलियों का जोरदार स्वागत किया। सहेलियों के जाने के बाद कला, मनु, आज तो तुम दोनों ने इतने सालों के सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। मेरी सहेलियां इतनी तारीफ करके गई है कि क्या बताऊं। अब तुम दोनों ने इतना अच्छा काम किया है तो इनाम तो बनता ही है। ये लो, ये मेरे खानदानी कंगन जो मुझे मेरी सास दे दिए थे। आज से ये तुम दोनों के हुए। मम्मी जी, ये कंगन तो आप किसी को छूने भी नहीं देती थी, आज हमें क्यों दे रही हैं? अरे बेटा, कंगन तो क्या, ये घर ज़मीन मकान सब तुम्हारा ही तो है। बस तुमने आज इतना दिल खुश कर दिया कि मैंने सोचा मेरे मरने के बाद जब मिलेगा तब मिलेगा। आज मैं अपने हाथों से अपनी बहू को पहनाऊंगी। मंजरी ने बिल्कुल सही कहा था। हर रसोई कुछ कहती है और हमारी रसोई चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इस घर में संबंधों को सुधारने के लिए रसोई को सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन हम बस अपनी रसोई को इग्नोर ही करते जा रहे थे। हमने रसोई को समय देना शुरू किया तो सारे रिश्ते अपने आप सुधरते चले गए। हर घर का माहौल देखो कितना अच्छा हो गया। वो कहावत एकदम सही है कि किसी के भी दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है और पेट का रास्ता रसोई से। क्यों, ठीक कहा ना? ये कहानी है दया देवी की, जिसकी 2 बहुएं हैं। दया देवी की बड़ी बहू को सही से खाना बनाना नहीं आता था, वहीं दूसरी और छोटी बहू खाना बनाने में एक्सपर्ट थी और उसके हाथ के बने हुए आलू प्याज के पराठे तो आहा क्या कहना। तो चलिए देखते हैं आज की ये मज़ेदार कहानी। अरे दया, क्या हुआ? बहू से पूछो आलू प्याज के पराठे बने कि नहीं। अरे बना रही है, बस थोड़ी देर में बनने वाला है। और वैसे भी कौन सा अच्छा बनाती है। कहीं भाभी उस दिन जैसा आलू प्याज का पराठा ना बना दे। उस दिन तो बहुत ही बेकार बना था माँ। आप लोग भी ना हमेशा मेरी पत्नी की कमियां निकालते रहते हैं। बेचारी इतनी कोशिश कर रही है ना। अरे हो सकता है कि इस बार आलू प्याज के पराठे अच्छे बने। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है। लो, आ गए आलू प्याज के पराठे। लीजिए पापा जी, मम्मी जी, देवर जी आप ही खाइए ना। शालिनी सभी के लिए आलू प्याज के पराठे परोस देती है। सभी लोग पराठे का एक निवाला अपने मुंह में डालते और निवाला डालते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे भाभी, आपने ये आलू प्याज का पराठा बनाया है कि क्या बनाया है? कितनी तेज मिर्ची है इसमें, ऊपर से मसाले भी कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। देवर जी, आपको कुकिंग आती है क्या, जो आप इतनी कमियां निकाल रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अरे नहीं नहीं, राजवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। मसाले सही से नहीं पड़े इसमें। और कितना तीखा बनाया है तुमने। तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझे तीखा खाने के लिए मना किया है। हाँ माँ जी, डॉक्टर ने आपको तीखा खाने के लिए मना किया है, लेकिन परसों ही तो आपने वो तीखे तीखे गोलगप्पे खाए थे, याद है या भूल गई आप? अरे वो तो बस महीने में 1 बार खा लिया। भाभी, चाहे हम लोग आपके आलू प्याज के पराठे खाए या ना खाए, लेकिन भैया तो जरूर खाएंगे। क्यों भैया? अब हाँ हाँ, क्यों नहीं खाऊंगा मैं।
मेरी पत्नी ने इतनी मेहनत से जो बनाया है। बेचारा शालिनी का पति जबरदस्ती वो तीखे तीखे आलू प्याज के पराठे खा लेता है। वहीं थोड़ी देर में उसके पेट में से आवाज आने लगती है। सभी लोग हंसने लगते हैं। मैं भी आता हूँ। अरे बहू, तुम्हारे पराठों की वजह से देखो तुम्हारे पति की क्या हालत हो गई। बेचारी शालिनी जब भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती तो उससे कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। कुछ दिन बाद, अरे देवर जी, वीडियो कॉल पर कौन है? वो भाभी कुछ नहीं, मतलब मेरे कॉलेज का फ्रेंड है कोई। अरे फ्रेंड तो मेरे भी बहुत है, लेकिन मैं तो उनसे ऐसे छुप के बात नहीं करती, सबके सामने बात करती हूँ। वो भाभी कुछ पर्सनल बात थी इसलिए। मुझे सब पता है आपकी और मिस पूनम के बारे में। अब मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा भाभी, आपको कैसे पता चला? आप रात के 12-1 बजे तक छुपके से छत में जाकर देर देर तक बात करते हैं, और जब कोई आपके पास आने वाला होता है तो आप फ़ोन ऑफ करके कोने में रख देते हैं। यहाँ तक कि आजकल कहीं बाहर निकलते हैं तो एकदम हीरो बन के निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा देवर जी? और वैसे भी हम आपकी भाभी हैं, हमारे लिए तो ये खेल पुराना हो चुका है। हाँ भाभी, मैं पूनम से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे तो कर लीजिए ना, अब तो आपकी जॉब भी लग गई है, सेटल हो चुके हैं आप। हाँ भाभी, मैं जल्दी ही मम्मी पापा से बात कर लूँगा। अरे तो जल्दी से बात कर लीजिए, क्योंकि मैंने कल ही मम्मी जी और ससुर जी को आपके रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना था। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग कहीं और आपके लिए रिश्ता देख ले। अरे भाभी, तो ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी ना। ऐसा करता हूँ, शाम को ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। ठीक है। अच्छा भाभी, खाने में क्या बनाया आपने? कहीं फिर से आलू प्याज के पराठे तो नहीं बना दिए? अरे नहीं देवर जी, अब मैं क्या रोज़ रोज़ आलू प्याज के पराठे ही बनाती रहूँगी? आप भी ना। मैं तो बस मजाक कर रहा था भाभी। इसके बाद शालिनी अपने देवर को खाना परोसती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और राजवीर अपने माता पिता से पूनम की बात करता है। बड़े भाई ने तो लव मैरिज करी ही करी, अब छोटे को भी लव मैरिज करनी है। मुझे पता था ये अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर ही चलेगा। मम्मी, आखिर लव मैरिज में क्या बुराई है? मेरा मानना है कि मैरिज चाहे लव हो या चाहे अरेंज हो, ये तभी ज़्यादा चलती है जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है। अरे अब तू ना मुझे ज़्यादा भाषण मत दे। मुझे पता है कि लव मैरिज करके क्या हाल होता है। तेरी भाभी को ही देख ले, अभी तक आलू प्याज के पराठे बनाना नहीं सीखी। वो बड़ी मुश्किल से दाल चावल और सब्जी बनाना सीखी है, वो भी 2-3 महीने में। अब तो भी वैसे ही बहू लाएगा जिसे ना खाना बनाना आता होगा, ना ही मेरे आलू प्याज के पराठे बनाने आते होंगे। बेटा, शादी ऐसी चीज़ है जिसे बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। पिताजी, मैं बहुत सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। पूनम बहुत अच्छी लड़की है और उसके घर वाले भी बहुत खानदानी है। पूनम बचपन से ही घर का सारा काम संभालने लगी थी, इसीलिए उसे घर का सारा काम आता है। और माँ, आप जो ये आलू प्याज के पराठे की बात करिए ना, अरे वो चुटकियों में बना देगी। तेरी भाभी से शादी करने से पहले तेरा बड़ा भाई भी ऐसे ही उसकी तारीफ करता था। माँ, माना कि भाभी को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये तो देखिए कि उनका नेचर कितना अच्छा है। वो हम सबको कितना रिस्पेक्ट देती है। क्या ये काफ़ी नहीं है? और रही खाना पकाने की बात, तो वो तो भाभी धीरे धीरे सीख ही जाएंगी। वो बड़े घर से आई है, इसलिए उन्हें इतना खाना बनाने का तजुर्बा नहीं है। अच्छा बेटा, ये बता कि पूनम के पिताजी क्या करते हैं? पिताजी, पूनम के पिताजी एक सरकारी शिक्षक है और उसकी माँ हाउसवाइफ है। पूनम की एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम निर्जला है। दोनों बहनें बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में 1 नंबर और साथ ही साथ घर के काम में भी 1 नंबर। माँ, एक बार उसे देख तो लीजिए, उसे अच्छे से परख लीजिए। मुझे पता है वो आपको बहुत पसंद आएगी। राजवीर अपने माता पिता को बहुत समझाता है और आखिरकार बहुत समझाने पर दया देवी और उसके पति पूनम से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले ही दिन राजवीर पूनम को लेकर घर आता है, जहां उसके घर वाले पूनम से मिलते हैं। अच्छा मम्मी जी, क्या मैं आप सभी के लिए आलू प्याज के पराठे बना दूं? अरे पूनम, अभी तो तुम हमारी मेहमान हो, अभी से तुम आलू प्याज के पराठे बनाने की बात कर रही हो। अरे दीदी, कोई बात नहीं, मुझे ना कुकिंग का शौक़ है। मुझे पता है सासू माँ को आलू प्याज के पराठे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके लिए आलू प्याज के पराठे बना दूँ। मुझे पता है उनके नाश्ते का टाइम भी हो गया है, प्लीज़ मना मत करिए ना आप लोग। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो बना लो, चख लेते हैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ आलू प्याज का पराठा भी।
हाँ माँ, देखना आपको 100% पसंद आएगा। इसके बाद पूनम सीधे किचन में जाती है, आलू उबालती है और थोड़ी देर में ही आलू प्याज के पराठे बनाकर तैयार कर देती है। पूनम बेटा, तुमने तो इतनी जल्दी इतने सारे आलू प्याज के पराठे बना दिए, क्या स्पीड है तुम्हारी, वाह भाई। चलिए मैं आप सभी के लिए ये आलू प्याज के पराठे परोस देती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। पूनम सभी के प्लेट में पराठे परोसती है। आह, क्या पराठे बने हैं। मज़ा आ गया भाई। बहुत दिनों बाद इतने टेस्टी आलू प्याज के पराठे खाने को मिले हैं। हाँ सच में पूनम, तुम इतने टेस्टी आलू प्याज के पराठे बनाती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सच में बहुत अच्छे बने हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ राजवीर, आपको कैसे पता होगा? आप तो हमेशा पिज्ज़ा बर्गर वही खाते रहते हो ना। हाँ ये बात तो है, देवर जी को विदेशी फूड ज़्यादा पसंद है। अरे भाभी, आपको पता है पूनम को तो विदेशी डिशेस बनाने भी आती हैं, वो भी एक से एक। पता नहीं क्या क्या बना कर लाती है मेरे लिए, मुझे तो नाम भी नहीं पता होता उनका। अच्छा, तो पूनम आपको सब कुछ पहले ही बना बना कर खिला चुकी है। कभी कभी पूनम मेरे लिए खाना लेकर आती थी ऑफिस के बाहर। ओहो, अच्छा अच्छा। उस दिन पूनम की बहुत तारीफ होती है। समय बीतता रहता है और पूनम राजवीर के परिवार वालों से घुल मिल जाती है। राजवीर तो सही कहता है, पूनम बहुत अच्छी लड़की है और हमारी घर की बहू बनने के लायक भी। तो ठीक है, अब हम लोग जल्दी से पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेते हैं। हाँ दया, बिल्कुल। कांग्रेचुलेशन देवर जी। राजवीर शर्मा जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद, बहू ये भिंडी का भरवा तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है, और वो पनीर के पराठे भी। आ हा हा। जब से पूनम ने घर में आलू प्याज के पराठे बनाने शुरू किए हैं, तब से मुझे भी आलू प्याज के पराठों के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हाँ राजवीर, वो भिंडी देना तो। हाँ भैया, लीजिए। कसम से भिंडी का भरवा तो बहुत ही टेस्टी बना है, मज़ा आ गया। अरे आप लोग ये तो खाइए, रायता और ये गोभी की सब्जी। अरे वो गोभी की सब्जी बहुत फीकी फीकी बनी है, ये किसने बनाई है? मैंने बनाई है ये फीकी फीकी गोभी की सब्जी। अब अच्छा। हाँ, सभी लोग पूनम की बनाई हुई सब्जी खा रहे थे, लेकिन शालिनी की बनाई हुई सब्जी कोई भी नहीं खा रहा था, जिससे उसे थोड़ा बुरा लगता है। अगले दिन पूनम की सासू माँ की बड़ी दीदी घर आती हैं। सासू माँ, बड़ी सासू माँ को कुछ नया बनाकर खिलाए क्या? अरे नहीं नहीं बहू, कुछ नया बनाकर नहीं खिलाना उन्हें। उन्हें सिर्फ आलू प्याज के पराठे खाने हैं, वो भी पूनम के हाथ के बने हुए। और हाँ, आज ना तुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दीदी की एक छोटी सी बेकार आदत है, वो खाने में ना बहुत नुक्स निकालती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज खाना बिल्कुल परफेक्ट बने, और ये काम मेरी छोटी बहू पूनम ही कर सकती है। क्या पूनम, है ना? जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज पराठे और भी अच्छे बने। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग काम में लग जाओ, मैं जाती हूँ दीदी के पास। दया अपनी बड़ी दीदी के पास जाती है। अरे दया, तू कॉल पर अपनी बहू के हाथ के बने हुए आलू प्याज के पराठों की बहुत तारीफ करती है। चल हम भी देख लेते हैं ज़रा खा के कि कैसा बनाती है तेरी बहू आलू प्याज के पराठे। देखते हैं कि तेरी बात सच भी है या सिर्फ हवाई बातें हैं। अरे हाँ हाँ दीदी, खा के देखिएगा आप। मैं 105% शर्त लगा कर कह रही हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा चल देख ही लेंगे आज तो। कुछ देर बाद, लो भाई, पूनम बहू पराठे ले आई। सरस्वती देवी पूनम के हाथ के बनाए हुए आलू प्याज के पराठे को जब चखती हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह, कसम से गजब के आलू प्याज के पराठे बनाए तुमने बहू। बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब पराठे बने हैं। अब मुझे समझ में आया दया कि तू अपने बहू के हाथ के बने इन पराठों की इतनी तारीफ क्यों करती है। तारीफ तो बनती है भाई। खाओ दीदी, बहुत सारे पराठे बने हैं किचन में, सब यही बनाती है, वो भी जल्दी भी और अच्छे भी। सरस्वती देवी चटकारे ले लेकर पूनम के हाथ के बने हुए आलू प्याज के पराठे खाती हैं। वाकई में पूनम की आलू प्याज के पराठों ने तो सरस्वती देवी का दिन ही बना दिया था। अब पूनम की सासू माँ पूनम के हाथ के बने हुए आलू प्याज के पराठों की तारीफ हर जगह करने लगती है, जिससे पूनम के पराठे हर जगह फेमस हो जाते हैं।
अरे पिंकी आंटी आप? हाँ बेटा, घर में पूनम है क्या? हाँ है ना आंटी, अंदर आइए। पिंकी वर्मा अपनी बड़ी बेटी रंजना के साथ अंदर आई। अरे पूनम बेटा, 7 दिन पहले तुमने जो हमारे घर में आलू प्याज के पराठे भेजे थे ना भाई, वो तो बड़े गजब के बने थे। जब से मैंने तुम्हारे वो पराठे खाए हैं ना, तब से मेरे दिमाग से वो टेस्टी आलू प्याज के पराठे निकल ही नहीं रहे। बुरा मत मानना हाँ बेटा। अरे नहीं आंटी, मैं बुरा क्यों मानूंगी, बल्कि आप तो मेरे आलू प्याज के पराठे की तारीफ कर रही है, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए। अरे बेटा, तुमने उस दिन आलू प्याज के पराठे मुझे खिलाकर उसकी लत लगवा दी है, सच कहूँ। और अब मुझसे ना वैसे पराठे बन ही नहीं रहे, तो मैं सोच रही थी थोड़ा तुम्हारे पास आ जाऊँ और सेम वैसे ही टेस्टी टेस्टी पराठे बनाना सीख लूँ। इसी बहाने तुम्हारे हाथ के 2-4 आलू प्याज के पराठे भी खा लूँगी। क्यों? क्यों नहीं आंटी जी, मैं भी थोड़ा बोर हो रही थी, इसी बहाने आपकी मजाकिया बातें सुनकर थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ आलू प्याज के पराठे कैसे बनाते हैं। पूनम पिंकी और उसकी बेटी को किचन में ले जाती है और उन्हें पराठे बनाना सिखाने लगती है। ये लीजिए आंटी जी, आलू प्याज के पराठे, खाकर बताइए कैसे बने। वाह पूनम वाह, सेम वही स्वाद आ रहा है जैसा तुमने मुझे पिछली बार खिलाया था, बिल्कुल वैसा ही। गजब का बना है भाई, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आ रहा है, देखो कैसे खा रही है। सच बोलो पूनम, तो आलू प्याज के पराठे सीखने का तो बस बहाना था। मैं तो बस चाह रही थी कि तुम्हारे हाथ के आलू प्याज के पराठे खाने को मिल जाए फिर से एक बार। मजा आ गया भाई। कोई बात नहीं आंटी जी, अब बहुत फनी है सच में। ये दिन तो बीत जाता है और कुछ दिन बाद पिंकी फिर से अपनी बड़ी बेटी के साथ पूनम से मिलने चली आती है, ताकि फिर से उसे उसके हाथ के बने हुए आलू प्याज के पराठे खाने को मिल जाए। वहीं पूनम भी ना बड़ी सीधी थी, वो सब के लिए पराठे खुशी खुशी बना दिया करती थी। कुछ दिनों बाद, बहू तुम ये आसपास के लोगों को बार बार आलू प्याज के पराठे खिलाना बंद कर दो, इन लोगों को तुम्हारे पराठों की लत लग गई है। हाँ देवरानी जी, आप इतना काम करती रहती है, ऊपर से जब कोई आ जाता है तब आपको डबल काम करना पड़ता है, इसलिए अब ना आप लोगों को साफ साफ मना कर दीजिए। जेठानी जी, मना करने का मन तो करता है, लेकिन करूँ तो करूँ कैसे, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आस पड़ोस के लोग हमारे घर में यूँ बार बार आलू प्याज के पराठे खाने ना आ जाए। जी माँ जी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि फिर से टिंग टोंग डोरबेल बजती है। अरे रिंकी की सासू माँ होगी, कल उसने मुझे फ़ोन किया था, बोल रही थी उससे भी मेरी बहू के हाथ के आलू प्याज के पराठे खाने हैं। खोल दे दरवाज़ा बहू। शालिनी दरवाज़ा खोलती है। आओ आओ, बैठो बैठो। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही हो, मेरी छोटी बहू पूनम को ढूंढ रही हो ना? चिंता मत करो, वो घर में ही है, बस अभी किचन में गई है आलू प्याज के पराठे बनाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो अब पूनम के टेस्टी टेस्टी आलू प्याज के पराठे के कारण दया देवी के घर में अचानक से मेहमानों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ तक कि अब तो लोग बिना बताए ही और किसी भी टाइम उनके घर आ जाया करते थे, जिससे सभी लोग बेहद परेशान हो गए थे। सासू माँ, आज तो घर में इतने सारे मेहमान आए थे कि बेचारी पूनम तो दिन भर बस आलू प्याज के पराठे ही बनाती रह गई, जिससे उसके हाथ में अब बहुत दर्द भी हो रहा है। सुनो बड़ी बहू, कल से तुम आलू प्याज के पराठे बनाओगी? लेकिन मुझसे तो आलू प्याज के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। फिर? अरे कोई बात नहीं बहू, कोशिश तो करो। फिर क्या, अब दया देवी की बड़ी बहू शालिनी आलू प्याज के पराठे बनाकर मेहमानों को खिलाने लगती है। पराठे में आज वो स्वाद नहीं आ रहा। हाँ दया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये आलू प्याज के पराठे तो पूनम ने ही बनाया है, लगता है मेरी बहू के हाथ में वो स्वाद नहीं रहा। अच्छा। दया देवी सभी से झूठ बोल देती है कि वो आलू प्याज के पराठे उसकी छोटी बहू पूनम ने बनाए थे। वहीं लोगों को आलू प्याज के पराठों का बिगड़ा हुआ स्वाद पसंद नहीं आता और धीरे धीरे लोग दया देवी के घर में आना बंद कर देते हैं। तभी एक दिन, शालिनी बहू, आज तुमने कढ़ी बहुत अच्छी बनाई है। मुझे पता है हम लोग तुम्हारी कुकिंग की तारीफ नहीं करते, जो गलत बात है, उसके लिए हमें माफ़ कर देना बेटा। हाँ भाभी। हाँ बेटा। कोई बात नहीं। सच में मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार है।
इस तरह दया देवी अपने घर में लोगों का आना जाना भी छुड़वा देती है और अब वो आराम से अपनी बहुओं के साथ जिंदगी काटती है।